हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के थ्योरी क्लास में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आने वाले टाइम में आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा कम समझ में आता है। तो आइए आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि पढ़ने के दरमियान में ही याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, बैंकिंग क्षेत्र का। देखिए, ये तो प्रश्न दिया है इस क्षेत्र में। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में, तो उस चीज़ को समझेंगे। जो कृषि क्षेत्र है, यह कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। कृषि तथा उससे संबंधित और कुछ हो गया, वो सभी, जैसे कृषि हो गया, खनन, ये वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो उसके बाद है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र किस में आते हैं? तो विनिर्माण क्षेत्र आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन है? तो द्वितीयक क्षेत्र में जो औद्योगिक आते हैं वो ओ होते हैं। औद्योगिक में निर्माण, विनिर्माण तथा विद्युत, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में क्या होते हैं? व्यापार होते हैं। व्यापार में हो गया तृतीयक क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्री हो गए, इंडस्ट्री तो उद्योग में आ गया, जितने भी व्यापार हो गया, जैसे होटल से संबंधित हो गया, उसके बाद परिवहन एवं सेवाएं हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी जो आते हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो उसी का व्यापार जो है वह तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय आय में इस चारों ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा? जो सर्वाधिक योगदान है वह सेवा क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र आता है, वह तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आप बताइए, इसका विनिर्माण क्षेत्र होना चाहिए या फिर व्यापार, जो कि कौन सा क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में। हालांकि तृतीय क्षेत्र का तो योगदान अब ज़्यादा है। पहले था प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि का योगदान, लेकिन अभी वास्तविकता में सेवा, जो सेवाएं प्रदान करती, उस क्षेत्र में भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय आता है। तो मेरे निर्माण से तो तृतीय क्षेत्र होना चाहिए कि तृतीय क्षेत्र में उसमें से सेवाएं कर में सबसे ज़्यादा योगदान है। लेकिन इसमें व्यापार क्षेत्र दिया है और एक विनिर्माण क्षेत्र दिया है, उसने पार्टिकुलरली कर दिया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार तो होना चाहिए कि विनिर्माण क्षेत्र ना होकर यह हो जाएगा सेवाएं क्षेत्र। सेवाएं क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत में आता है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दो में कह रहा, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र। देखिए, वह कह रहा राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत के साथ साथ में सबसे ज़्यादा स्रोत भी सेवा क्षेत्र का। यह सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं? जितने भी हो गए, परिवहन हो गए, यातायात हो गए, उसके बाद भंडारण से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार में होटल, यातायात, संचार एवं प्रसारण, ये सभी आते हैं किसमें? जी, रियल एस्टेट, ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र में। इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे अधिक आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है, और अभी होता भी कहाँ से आय सबसे ज़्यादा? वह सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र से ही होता है। तो अब राष्ट्रीय का सर्वाधिक योगदान, अब आप बताइए कि इसमें से क्या होना चाहिए? अगर तृतीय क्षेत्र रहता तो स्पष्ट तृतीय क्षेत्र होता, लेकिन उस तृतीय क्षेत्र में से एक कंटेंट को उठाया। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं? सेवाएं भी आते हैं, परिवहन भी आता है, बैंकिंग भी आता है, व्यापार भी आता है। तो वही व्यापार एक क्षेत्र इसमें से है, सर्वाधिक योगदान। और इधर है विनिर्माण, तो इधर आता है कौन सा? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं, उस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत में निर्माण, विनिर्माण तथा विद्युत, ये 3 क्षेत्र आते हैं। निर्माण में जैसे भवन हो गया, विनिर्माण में कपड़ा एवं रोटी हो गया। तो बुक्स में तो इसका आंसर बी दिया, लेकिन मेरे अनुसार सी होना चाहिए। आप इस पर कमेंट दीजिए क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 में कह रहा है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान, तो किस क्षेत्र का योगदान घटा है? अब बताइए, योजना काल के समय में जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो
सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में उसका योगदान था, लेकिन अभी कृषि का सबसे कम योगदान हो गया है। जब उस टाइम स्टार्टिंग हुआ था तो देखा जाए कितना परसेंट, आप बात करिए 93 और 94 में लगभग बात की जाए तो 55% योगदान होता था। 93-94 में 55% कृषि क्षेत्र का योगदान होता था, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का 13% और तृतीय क्षेत्र का 29%। ये हाल था 1993-94 ये योजना काल के टाइम में, लेकिन अभी इसका योगदान घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 में कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। तो भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, अवस्थापना और सेवाएं। अब देखिए कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर आएगा, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। सेवाएं यह आएगा तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र को सेवाएं क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। तो सर्वाधिक योगदान सेवाएं क्षेत्र का है। अभी हाल ही में बात की जाए तो अगर सेवाएं क्षेत्र का या तृतीयक क्षेत्र का बात की जाए तो जो तृतीयक क्षेत्र है उसके जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडिड में लगभग 54% सेवा क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का 26% और कृषि क्षेत्र का 20%। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि ग्रॉस वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, वह जीडीपी के आधार पर निकलता है। उसमें जीडीपी को ऑलरेडी इंक्लूड रहता और साथ में जो मूल्य ह्रास होता है वह भी उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। नहीं, उसमें जो जितने भी क्षेत्र होते हैं जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में, उसमें तीनों क्षेत्र आते हैं और साथ में जो भी मौद्रिक मूल्य होता है उस वस्तुओं का कुल अंतिम वही जीबीए कहलाता है। तो सेवाएं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5वां में, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। हमें देखने को क्या मिला कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई वह क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वह बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक टाइम था योजना काल के समय में जो तृतीय क्षेत्र का सबसे कम योगदान होता था वहाँ कृषि का अधिक होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वही 93 में जो हम लोग को देखने को मिला कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में 55% का योगदान था, वही अब क्या हो गया हाल ही में 2008, 2018 और 19 की बात की जाए तो इसमें कृषि क्षेत्र का मात्र बात की जाए तो टोटल 2.9% रह गया है पूरा, और जो तृतीय क्षेत्र है वो 7.9 हो गया। तो क्या हो रहा है, उस तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में बात की जाए करा कि आरंभ से 1950-51 में भारत काल का सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 में क्रमशः 55, 13, 29% रह गया। 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर हो गया। अब बताइए कि जो सकल जीडीपी है वह प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है 1993-94 में वह कितना रहा था, 55%, 13% और 19%। लेकिन 2014-15 के दरमियान ठीक इसका उल्टा हो गया। वह कितना हो गया, मात्र प्राथमिक क्षेत्र का 17%, द्वितीयक क्षेत्र का 61% और सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र या सेवाएं क्षेत्र का 50.7% रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी, एनएसएस की स्थापना। अब देखिए एनएसएस की स्थापना जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ होना चाहिए, तो उसकी स्थापना कब होती है, उसकी स्थापना होती है एनएसएसओ के 1950 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे 1950 ईस्वी में क्या होता है, इसे एनएसएसओ भी देना चाहिए क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। वह पीसी महालनोबिस की अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे इस स्थापना का जो मेन कार्य होता है मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित होता है। एक सीएसओ होता है जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, लेकिन जो एनएसएसओ होता है इसकी स्थापना, इसका जो कार्य क्षेत्र है वह मात्र सर्वेक्षण तक सीमित रखा गया है। तो उन्हीं के अनुशंसा पर पीसी महालनोबिस की, और अगर सीएसओ की भी स्थापना पीसी महालनोबिस की अनुशंसा पर 1951 ईस्वी में किया जाता है। हालांकि 1949 ईस्वी में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। 19 के अनुशंसा पर सीएसओ 1951 ईस्वी में सचिवालय में गठन किया जाता है। और उसके बाद एनएसएस पूछा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी पीसी महालनोबिस की अनुशंसा के आधार पर क्या किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। इसका कार्य सर्वेक्षण तक सीमित है। तो हो गया है क्लियर, 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में कह रहा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा बैक में चलेंगे। बैक में चलने का मतलब हो गया आप उस समय जब क्या होता है 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। कब, 1949 ईस्वी में। उसी की अनुशंसा पर
किसके, पीसी महालनोबिस जो उसके अध्यक्ष होते हैं, किसके, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस होते हैं। और उन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, अनुशंसा पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में सचिवालय में की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, सीएसओ की स्थापना की जाए तो वह 1951 हो जाएगा। हालांकि 1955-56 से ये अपना कार्यकाल कंटिन्यू करना स्टार्ट करती है, लेकिन अगर स्थापना की बात आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल, राष्ट्रीय उत्पाद लागत पर निवल, राष्ट्रीय बाजार उत्पादन पर निवल। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट के वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य जब हम लोग साधन लागत पर करते हैं तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब देखिए साधन लागत और क्या होता है, एक होता है बाजार लागत, दोनों अंतर है। साधन लागत में होता है जो फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्टर कॉस्ट होता है, जो उस चीज़ को निर्माण में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और उसमें निर्माणकर्ता का लाभ भी जुड़ा होता है। फैक्टर जो मार्केट कॉस्ट होता है यानी बाजार मूल्य होता है, उसमें क्या होता है, जो अब कर होता है वह उसमें शामिल होता है। तो जब एनएनपी का तुलना हम लोग किस पर करते हैं, साधन लागत पर करते हैं, तो वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो कर आय की क्या होता है, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो बाजार मूल्य पर तो होगा नहीं। उत्पादन लागत जब भी होगा उत्पादन लागत पर। हमने अभी बताया कि उत्पादन लागत और बाजार लागत में क्या अंतर है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि उत्पादन लागत और बाजार लागत है क्या। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है यही दो आधार पर की जाती है, एक साधन लागत पर, जिसको साधन लागत को हम लोग क्या कहते हैं, कारक लागत भी कहते हैं या उत्पादन लागत भी कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं उसको। और एक होता है बाजार लागत। जो साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी कारक होते हैं उसके मतलब उसके निर्माण में, कोई वस्तु के निर्माण से कच्चे माल, मजदूरी, बिजली बिल, ऋण का ब्याज, उत्पादनकर्ता का लाभ इत्यादि जुड़ा हुआ रहता है। और बाजार मूल्य होता है जिस पर क्या होता है, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी जोड़ते हैं। जो क्या होता है, यानी बाजार मूल्य हो गया जब उसको आप मार्केट में छोड़ते हैं, यानी जब उपभोगकर्ता जो उपभोग उसको करता है कस्टमर के पास जब वो पहुंचता है तो वो बाजार लागत मूल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल में नेट नेशनल प्रोडक्ट पर की जाती है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है आपको पता होगा, जब जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बनता है। और ही नेट नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय आय कहलाता है जब उसकी गणना हम लोग उत्पादन लागत पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना, आगे वो भी क्लियर हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में, भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित होता है। तो भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होता है, वह सीएसओ के द्वारा अनुमानित होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का ये उसी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना कब होती है, सीएसओ की। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की जाती है। किसकी अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की जाती है। जो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है, इसी के अनुशंसा पर इस संगठन का स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखिए, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। वो प्रति व्यक्ति सबसे आय गोवा का है। लगभग यहाँ का प्रति व्यक्ति आय देखा गया सालाना 3 लाख समथिंग, 3,37,000 दिखा गया। और वही बिहार का सबसे कम है शायद 55 या 59,000 के आसपास में। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे कम और सबसे अधिक। नेक्स्ट 12 में है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति न्यूनतम आय वाला राज्य। अब कर रहा है चालू मूल्य। अब देखिए हमने अभी देखा कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसमें जो कारक होते हैं वह दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक साधन लागत होते हैं और एक बाजार लागत होते हैं। उसके बाद गणना को मतलब जब यह गणना की जाती है तो उसको किस मूल्य पर किया जाता है, गणना तो हो गया, और उसको कौन सा मूल्य, एक चालू मूल्य होता है और एक अस्थिर मूल्य होता है। तो उसमें देखेंगे चालू मूल्य में क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, जो भी मुद्रास्फीति इसमें इंक्लूड होता है, तो ध्यान में रखेंगे। और स्थिर मूल्य में क्या होता है, और स्थिर मूल्य में क्या होता है, इसमें जो मुद्रास्फीति होती है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति तो आपको पता होगा, आप जब वो क्लास देखेंगे तो उसमें क्या होगा स्पष्ट हो जाएगा। यानी जो क्या होता है, वस्तुओं के मांग जब बढ़ जाता है तब उसमें जो मुद्राओं के मूल्य में जो घटाव बढ़ाव होता है वही कहलाता है। तो यह ध्यान में देखेंगे जो चालू मूल्य और क्या है स्थिर मूल्य। तो करा भारत में चालू मूल्य प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, तो वह कौन सा राज्य है, वह मात्र है बिहार राज्य है जो चालू मूल्य पर करता है। और आपको हम यह बता दें, चालू मूल्यों पर देश का जो राष्ट्रीय आय नहीं निकाला जाता। जो अधिकतर जितने भी विकासशील देश हैं वो स्थिर न्यूनतम
मूल्य पर, जो स्थिर मूल्य है उस पर क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो यह प्रश्न बन सकता है आने वाला टाइम में कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय कौन करता है, तो वह बिहार करता है। अगर भारत बात की जाए तो भारत जो हमारा देश है वह राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर करता है, वह भी चालू मूल्य पर नहीं कर वह स्थिर मूल्य पर करता है। क्लियर। और जितने भी विकासशील देश हैं वो स्थिर मूल्य पर ही करते हैं। कारण क्या होता है कि जो चालू मूल्य पर जब किया जाता है तो उसका जो मूल्य का आधार वर्ष, जो आधार वर्ष उस टाइम लिया गया था 11-12 लिया गया, तो आधार वर्ष से लेकर जो वर्तमान की स्थिति है उसमें मुद्रास्फीति होता है उसको भी जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मूल्य जो होता है वह धनात्मक की ओर होता है, यानी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। और यह मुख्यतः उस जगह पर लागू किया जाता है जहाँ पर क्या हो, लंबी अवधि से नियंत्रित और संतुलित मुद्रास्फीति हो, वहाँ पर लाया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना चालू खाता पर की जाती है, चालू मूल्यों पर की जाती है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, आगे चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, वह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया गया था। तो बताइए 1867-68 में किसके द्वारा जो 20 रुपया है वह निर्धारित किया गया था। तो आपको मालूम होगा दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार ड्रेन थ्योरी प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल या लिखे प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने सबसे पहले यह बताया ड्रेन थ्योरी को, किस प्रकार ब्रिटिशर्स भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। यह माइंड कब उनके माइंड में ये चीज़ झलकता, जब 1855 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहली बार इंग्लैंड पहुँचते हैं और वहाँ की जो तरक्की, वहाँ के विकास को देखकर वो स्तब्ध रह जाते हैं और वहीं से उनका माइंड काम करने लगता है किस प्रकार से ब्रिटिशर्स वो हमारे देश में भारतीयों का शोषण कर वहाँ से धन यहाँ ला रहे हैं और यहाँ समृद्धि झलक रही है। वहीं से सोचना और उस पर मंथन करना स्टार्ट करते हैं और वही क्या करते हैं, पहली बार बताते हैं गणना करके 1868 में कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, तथा वो प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा ड्रेन थ्योरी जो किस प्रकार से धन का निष्कासन हो रहा हुआ दादा भाई नौरोजी के दिया जाता है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री हमारे से पढ़ रहे होंगे तो उसमें कंटिन्यू इस पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत। तो ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, दादा भाई नौरोजी। किसमें दिए थे, प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक लिखे थे उसमें ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आ गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का। मुख्यतः अगर राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए तो यह जो राष्ट्रीय आय की गणना है यह 3 प्रकार से किया जाता है। जो एक साइंटिस्ट थे, देखिए माइंड से निकल गया, कौन सा साइंटिस्ट थे, साइमन कुजनेटस। हाँ, साइमन कुजनेटस एक क्या थे, अर्थशास्त्र थे। उन्हीं के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधि को मापा गया था। कौन कौन 3 विधि था। पहला विधि था कि प्रोडक्शन मेथड के आधार पर यानी उत्पादन विधि के आधार पर, दूसरा आय विधि यानी इनकम मेथड के आधार पर, और तीसरा व्यय विधि के आधार पर। तो भारत में जो मुख्यतः या अधिकांश देशों में जो राष्ट्रीय आय की गणना वो 2 ही विधि पर किया जाता है, एक प्रोडक्शन मेथड पर और दूसरा इनकम मेथड पर यानी उत्पादन विधि के द्वारा और आय विधि के द्वारा। इस 2 का इसमें प्रमुख होता है। और व्यय विधि यह मुख्यतः हमारा देश भारत में इसको नहीं अपनाया जाता है। तो करा भारत में तो उत्पादन गणना विधि द्वारा और आय विधि द्वारा, तो उपरोक्त में से दोनों इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। अब देखिए हिंदू वृद्धि दर कुछ शरारती अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया नाम है। हालांकि यह इसलिए दिया गया जो 1950 से 1980 तक का जो रहता है वह निम्न वृद्धि दर रहता है, उसी के कारण उसको हिंदू वृद्धि दर के नाम से भी प्रतिपादित कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, किससे संबंधित है, वही राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 1949 ईस्वी में जो गठित हुआ था वह पीसी महालनोबिस थे, क्योंकि आपको मालूम होगा यही राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था किसके, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, तथा इन्हीं के अनुशंसा पर सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। और साथ में जो आगे होता है एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी स्थापना इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर की जाती है, जो मात्र सर्वेक्षण का काम जिसके द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रीय आय
की बात की जाए तो उसका जो निरीक्षण यह CSO के द्वारा किया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। 18 में देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो स्वतंत्रता के पूर्व सबसे पहले राष्ट्रीय आय को किसने, वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा और सिराज के द्वारा। क्या दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? उन्होंने 1863 ईस्वी में बताया था कि वो जो भारतीय का आय है 1867-68 में कितना, 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? तो राष्ट्रीय आय समिति, यह स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? यह स्थापना PC महालनोबिस के द्वारा, उन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है 4 अगस्त 1949 ईस्वी में। और आगे इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर क्या किया जाता है? लेखा प्रणाली की संरचना का निर्माण तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कार्यालय का स्थापना किया जाता है CSO का 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में। 20 में कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? जो स्वतंत्रता के बाद है समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, इनमें से कोई भी श्रृंखला के अंतर्गत उसको नहीं रखा गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? अभी हम लोग चर्चा किए ना कि जो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करने का विधि है वह मुख्यतः दो है, एक चालू खाता के आधार पर और एक बाजार लागत पर। तो ये चालू लागत नहीं बोलिए, हाँ वो तो मतलब जो राष्ट्रीय आय की गणना है का जो, ये तो मूल्यों का निर्धारण किया जाता है चालू मूल्य और स्थिर मूल्य से, और राष्ट्रीय आय की जो गणना का जो कारक है, जिसको कारक बोलिएगा, वह किस आधार पर किया जाता है? वह साधन लागत और बाजार लागत पर। साधन लागत को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट यानी जो उस वस्तु के निर्माण में लगा हुआ है, और बाजार लागत जो कस्टमर को जिस रेट पर वह मिलता है, यानी उसमें आप कह सकते हैं कि जो कर होता है वो शामिल होता है। उसके बाद उस जो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या होता है, मूल्यों का जो निर्धारण किया जाता है, वस्तु का जो क्या मूल्य होगा वह इसी मूल्यों पर, दो आधार पर, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। तो कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वह स्थिर मूल्यों पर आधार पर किया जाता है, दोनों नहीं होगा, दोनों के आधार पर नहीं होता है। हाँ कहिए कि मतलब चालू मूल्य पर, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि बिहार के कुछ राज्यों में देखने को मिला, लेकिन एक बात है आप ध्यान रखेंगे, जो भारत सहित अधिकांश जितने भी विकासशील देश हैं वह स्थिर मूल्य के आधार पर कहते हैं। अब स्थिर मूल्य क्या होता है? स्थिर मूल्य को हम लोग एक तरह से आधार वर्ष कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है कि वस्तु के मूल्य के लिए चुने हुए एक आधार वर्ष को माना जाता है, और यह आधार वर्ष 2011-12 माना गया था। तो वही होता है कि जो मूल्य वृद्धि होती है आधार वर्ष से अभी तक जो मूल्य वृद्धि होती है वही उत्पाद का स्थिर मूल्य पर मूल्य कहा जाता है। यानी वही जो 11-12 हो गया वो क्या हो गया, वह उसके लिए स्थिर मूल्य या आधार वर्ष के रूप में जाना गया। तो उस दरमियान 11 से 12 से लेकर अभी तक जो क्या हो गया, मूल्यों में वृद्धि हुई, वह क्या कहलाएगा, वह स्थिर मूल्य के आधार पर कहलाएगा। और चालू मूल्य क्या हो जाएगा? चालू मूल्य, देखिए इसमें क्या होता है, स्थिर मूल्य में तो स्थिर या आधार वर्ष से तो लिया ही जाता है जो मूल्य में वृद्धि हुआ, और जो इसमें मुद्रास्फीति होती है वह उसको क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, यानी उसको स्थिर मान लिया जाता है। और मुद्रास्फीति क्या है, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या, डिफ्लेशन, वस्तुओं के जो औसत मुद्रा मूल्य का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। जो मूल्य में वृद्धि हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या कहता है, उसको स्थिर मान लिया जाता है। लेकिन चालू मूल्य में क्या होता है कि आधार वर्ष से तो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित क्या ही किया जाता है, और साथ में जो मुद्रास्फीति होता है उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार भारत सहित विश्व के सभी जितने भी देश हैं, किसी वर्ष का जो जीडीपी स्थिर और चालू मूल्यों पर अलग अलग होगा। इसलिए कोई अगर जीडीपी अगर निकालना हो तो चालू मूल्य पर लिया जाएगा तो वो अलग होगा, और स्थिर मूल्य पर अलग होगा। क्योंकि स्थिर मूल्य में क्या होता है, इसमें मुद्रास्फीति को क्या कर लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है, और चालू मूल्य में उसको जोड़ लिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, तो बढ़ेगा घटेगा अलग अलग दिखेगा, जैसे ही जोड़ेगा तो बढ़ जाएगा, और जैसे ही
स्थिर मूल्य पर लेगा तो कम जाएगा और चालू मूल्य पर लेगा तो बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मेरे अनुसार तो स्थिर मूल्य के आधार पर ही होना चाहिए। हाँ, जैसे कुछ राज्य बिहार था वो चालू मूल्य पर ले रहा था, न्यूनतम मूल्य का निर्धारण कर रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जाती है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना अगर रहता 2011-12 तो 11-12 होता, 11-12 नहीं है तो 4-5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 में, भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाली कठिनाई क्या है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय आय की जो संगणना होती है उसमें जो कठिनाइयाँ मुख्यतः देखा गया है वह दो प्रकार से देखा गया। एक सैद्धांतिक देखा गया है, एक सैद्धांतिक कठिनाइयाँ देखने को मिला है और एक बौद्धिक। तो सैद्धांतिक में मुख्यतः कौन कौन सा कठिनाइयाँ, सैद्धांतिक में कहने का मतलब है जो कठिनाइयाँ आई है वो कठिनाइयाँ कौन कौन सा है सैद्धांतिक में, जिसमें देखा जाए जो राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु जो सर्वप्रथम सैद्धांतिक समस्या है वह इस विषय को लेकर है कि क्या सेवाएं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। यदि किया जाए तो इन सेवाओं को शामिल क्या किया जाए, यही इसमें सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। तो इसके अनुसार दूसरा जो है व्यवहारिक समस्याएं में क्या है, इसमें देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा अंश गैर मौद्रीकृत है, यानी उसको मुद्रा के रूप में नहीं माना जा सकता और असंगठित है। ये देखिए ये सभी समस्याएं क्या है, गणना के लिए शुद्ध आंकड़ों का उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक है राष्ट्रीय आय के लिए। हम मुख्यतः भारत एक क्या अल्प विकसित देश है जिसके कारण यहाँ की अशिक्षा का स्तर भी अधिक है। सभी क्षेत्रों में आय संबंधी स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है इसी कारण। तो इसीलिए जो कहा गया कि जो राष्ट्रीय आय की संगणना में मुख्यतः दो समस्या, एक सैद्धांतिक समस्या और व्यवहारिक समस्या है। सैद्धांतिक में यही है कि सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, यदि किया जाए तो किन सेवाओं को शामिल किया जाए। तो सेवा में सिर्फ सेवा नहीं है, सेवाएं में जितने भी तृतीय क्षेत्र में है, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी क्षेत्र किस चीज़ को शामिल किया जाए, यह एक विषय बना हुआ है। दूसरा व्यवहारिक में कि देश का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था क्या है, गैर मुद्रीकृत और असंगठित देश है। काला धन का मात्रा अधिक होने के कारण, क्षेत्रीय असमानताओं का अधिकता होने के कारण क्या है, नेशनल सर्वे मेथड से सूचनाएं गलत हो जाती है। तो क्या इसका जो पर्याप्त आंसर होगा, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व होना, यानी क्या है, भारत का जो बहुत बड़ा अंश है एक गैर मौद्रीकृत है। तो ये पर्याप्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्याएं सामने नहीं आती है। पहला है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र का विषमता एवं निर्यात उत्पादन में कमी। कहा कि कौन सी समस्या सामने नहीं आती है, जन सहयोग की प्रचुरता, यह भी सामने आती है। जन सहयोग क्योंकि हम अभी देखें ना कि क्या है, भारत की जो बहुत बड़ा, पहले तो बहुत बड़ा देश है, उसके बाद यह एक अल्प विकसित देश है, यहाँ अशिक्षा का भी स्तर अत्यधिक है, इस कारण आय संबंधी स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध नहीं होता। तो जन सहयोग की भी प्रचुरता है। उसके बाद अमौद्रिक क्षेत्र का विषमता, यह भी हम लोग देखें क्या, जो हम लोगों ने देखा कि मुख्यतः जो राष्ट्रीय आय में जो अनुमान लगाने का जो समस्या है, संगणना करने का, वह सैद्धांतिक और व्यवहारिक में हम लोगों ने देखा कि देश का सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था है वह क्या है, गैर मौद्रीकृत है। तो वही अमौद्रिक क्षेत्र का विषमानता है। निर्यात उत्पादन में कमी, निर्यात उत्पादन में भी कमी, ये सभी समस्याएं सामने आती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, यह सामने नहीं आती क्योंकि ऐसे आंकड़े बने हुए हैं भारत के पास जिससे क्या किया जा सके, राष्ट्रीय आय निकाला जा सके, लेकिन इन सभी के समस्या के कारण नहीं निकाल पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो समस्या सामने नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को किसने आकलन किया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन वह दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कभी भी प्रश्न पूछ दिया जाए सबसे पहले, चाहे कोई भी क्षेत्र में, पहले दादा भाई नौरोजी ही किए थे, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और जो वैज्ञानिक विधि से करते हैं वह शायद 1921 या 22 ईस्वी में करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो इनके बाद ही वो करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी होगा जिन्होंने 1867-68 में बताया 20 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था। तो देखिए धन का पलायन ड्रेन थ्योरी वह बताए थे, पॉवर्टी एंड अनबिलिटी रूल इन इंडिया के इसी पुस्तक में उन्होंने
जिक्र किया था। 27 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? अब बताइए, सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय आय में किसका? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। अगर हाल ही में बात की जाए, अगर हाल ही के आप देखिएगा राष्ट्रीय आय में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है राष्ट्रीय आय में, यहाँ तक कि जीडीपी के में भी सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सेवा का है, उद्योग का है और कृषि का है। क्योंकि आपको पता होगा ना कि जीडीपी राष्ट्रीय आय को निकालने में अहम योगदान है। बिना जीडीपी के निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जीडीपी के बाद क्या निकालेंगे? एनडीपी निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे। एनडीपी के बाद क्या निकालेंगे? एनएनपी निकालेंगे। फिर एनएनपी को क्या करेंगे? जब साधन लागत पर उसको तुलना करेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। अगर हाल ही के जीबीए का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भी बताया गया है कि जो सेवा क्षेत्र है वह 54% उसका योगदान है, उद्योग क्षेत्र का 26% है और कृषि क्षेत्र का मात्र 20% है जीबीए में। जीबीए में क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यह किया जाता है जब तीनों क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र की जब गणना की जाती है, कुल अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारित होता है, उसी को हम लोग जीबीए कहते हैं। जीबीए का भी आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, भारत का राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम जो योगदान अभी हाल ही में वह प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, वह कृषि क्षेत्र का हो गया। अगर जीबीए का भी रिपोर्ट आप देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड में, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड जैसे निकलता है उसमें ऑलरेडी क्या होता है? जीडीपी होता है। तो उसमें क्या किया गया? मात्र दिखाया गया कितना परसेंट? 20% योगदान है। और तृतीय क्षेत्र का वहीं कितना है? 54%। ये जीबीए का है। और अगर आप क्या देखते हैं, अगर हाल ही में 18 और 19 का आप देखते हैं क्या, जीडीपी और ये जीबीए और जीडीपी दोनों का अगर मिलाकर अगर आप आकलन करते हैं तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का 2.9 है, वहीं द्वितीय क्षेत्र का 6.9 है और तृतीय क्षेत्र का 7.5 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सबसे कम योगदान है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम योगदान हो गया। हालांकि जब स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राथमिक क्षेत्र का काफ़ी योगदान था, जो हम लोग अभी देखा 1993-94 में कहाँ 55%। नेक्स्ट देखिए 19 में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में की गई थी। किनकी अध्यक्षता में की गई थी? तो वह जो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था, प्रोफेसर PC महालनोबिस के अध्यक्षता में, उन्हीं के अनुशंसा पर CSO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप वह जीडीपी है। देखिए कैसे है। अब आपके माइंड में प्रश्न पूछ रहा हो कि जीडीपी क्यों हुआ, एनडीपी क्यों ना, एनएलपी क्यों ना? क्योंकि देखिए कहता था किसी देश के है ना, देश का जो आर्थिक वृद्धि कब डिपेंड करेगा? जब वह देश के भीतर, उस देश की सीमा के अंदर जो एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो क्या होगा, उत्पादन किया जाएगा, वही मौद्रिक मूल्य वही कहलाएगा ना कि उसका कितना आर्थिक वृद्धि हुआ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है? यही चीज़ होता है कि एक वर्ष के भीतर किसी वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है वह क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, जिसमें देश के बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता। तो आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद से निकाला जाए, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से पता हो, क्लास आप देखे होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कभी कन्फ्यूजन उठ ही नहीं सकता कि एनडीपी और एनएनपी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एनएनपी में जब भी नेट नेशनल प्रोडक्ट में बात किया जाता है तो इसमें क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कब निकलता है? जब जीडीपी का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेशों से होने वाले आय को जोड़ा जाता है तो एनएनपी होता है। एनएनपी में क्या होता है? एनएनपी में जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटाया हुआ रहता है। एनडीपी में क्या होता है? एनडीपी में मूल्य ह्रास नहीं घटा हुआ रहता है। जीडीपी का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेशों से होने वाले अर्जित आय शामिल होता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद नहीं होगा। तो कह रहा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद होगा, क्योंकि एक वर्ष देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य निर्धारण होता है वही सकल घरेलू उत्पाद करता है। वही किसी देश की आर्थिक वृद्धि को भी दिखाएगा कि कितना वह उत्पादन किया, कितना उसका मूल्य निर्धारण हुआ। 31 में, राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आय का परिकलन किस एक को छोड़कर किया जा सकता है? सभी प्रकार के बचत का योग, सभी व्यय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी प्रकार के आय का योग।
तो अब आप इसको देखिए। अब करा राष्ट्रीय आय का परिकलन या गणना हम लोगों ने बताया था कि 3 आधार पर किया जाता है। आप याद करिए कौन कौन। प्रोडक्शन मेथड उत्पादन विधि द्वारा, दूसरा आय विधि द्वारा इनकम मेथड द्वारा, तीसरा व्यय विधि द्वारा। तो व्यय के सभी योग द्वारा किया जाता है, आय के सभी योग किया जाता है। सभी प्रकार के निर्गतों, देखिए निर्गतों का हिंदी ही होता है निर्माण क्या हुआ, बाहर निकाला हुआ, प्रोडक्शन मेथड, तो यह तीनों हो जाएगा। लेकिन सभी प्रकार के बचत का योग यह नहीं होता है। तो भारत में कौन कौन इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन मेथड होता है और इनकम मेथड, यानी उत्पादन विधि होता है और आय विधि। व्यय विधि का आकलन भारत में नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय का आकलन। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछता है कभी कभी, तो ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा भारत में पूछा जाए, अगर नहीं है तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में किसको नहीं शामिल किया जाएगा। तो मुख्यतः राष्ट्रीय आय निकलता है क्या, हम लोगों ने देखा कि एक वर्ष के अंदर जो वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य है जो निकाल लिया जाता है एनएनपी, उसमें जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। जब उसकी गणना हम लोग किस पर करते हैं, स्थिर यानी कॉस्ट फैक्टर पर, फैक्टर कॉस्ट पर करते हैं। फैक्टर कॉस्ट बोलने का मतलब क्या हो गया, लागत कर पर करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पर करते हैं, तब वह क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, अब जो वह क्या कर रहा है, किराया ले रहा है। मालिक के कब्जे में मकानों का जो आरोपित किराया, वह जो किराया ले रहा है वह भी क्या होगा, भारत का जो राष्ट्रीय आय है वह उसमें उसको शामिल किया जाएगा। उसके बाद नए पुलों का निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, जो इसमें व्यय हो रहा है, जो पैसा लग रहा है, वह भी क्या हो जाएगा, उत्पादन में इसका भी योगदान होगा, क्योंकि पैसा जो है देश का लग रहा है। उसके बाद लॉटरी जीतना, इसका लॉटरी जीतना रहने देते। आगे है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, तो यह भी क्या है, राष्ट्रीय आय में इन सभी का ये आंशिक रूप से, आंशिक क्या बोलिए, इनडायरेक्टली रूप से ये सभी इंक्लूडेड होता है। लॉटरी जीतना ये नहीं होगा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से। अब आपको माइंड में उठा होगा राष्ट्रीय आय निकलता है कैसे। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए पहले आपको जीडीपी निकालना होगा, फिर जीडी के बाद जीएनपी निकालना होगा। अब जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें क्या हो जाएगा, जीडीपी के मौद्रिक मूल्य, जीडीपी से उत्पादन में सभी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य तथा देश की सीमाओं के बाहर यानी विदेशों से प्राप्त होने वाला अर्जित आय। तो विदेशों से प्राप्त होने वाला अर्जित आय वह किस प्रकार से, 3 विधि है, निजी द्वारा, उसके बाद अनुदान द्वारा, फिर विदेशों से प्राप्त ऋण के द्वारा। इन तीनों को घटाकर यानी कैलकुलेशन कर जो भी पैसा आएगा वह जब क्या किया जाएगा, जीडीपी में शामिल किया जाएगा, तो वह हो जाएगा जीएनपी। यानी इसमें भारत के बाहर विदेशों में से जो होने वाले गतिविधि है, लेन देन, उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। और फिर जीएनपी के बाद फिर एनएनपी निकालेंगे। एनएनपी में क्या हो जाएगा, सिर्फ एनएनपी में क्या करेंगे, जो मूल्य ह्रास है उसको घटा देंगे, यानी डिप्रिसिएशन को। तो क्या निकल जाएगा, शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट उसको बाहर, उसकी गणना हम लोग किस पर कर देंगे, इस पर स्थिर कीमत पर कर देंगे, तब वह राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या हो जाएगा, निकालने के लिए कौन सा भाग दिया गया है, प्रति व्यक्ति देश की कुल जनसंख्या, और वही एनएनपी को क्या करेंगे, देश की कुल जनसंख्या से भाग निकाल देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में, 34 में कह रहा भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। हाँ, ये तो सही है कि सेवाओं की अपेक्षा कृषि अधिक है। आगे पढ़िए, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत अधिक है, यह भी सही है बात है। नेक्स्ट देखिए सी में, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है, उद्योग की अपेक्षा, यह भी सही है। यह तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी पढ़िए, डी भी कुछ कह रहा है। डी में कह रहा है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही की रिपोर्ट में बात की जाए, जो जीवीए का रिपोर्ट आया ग्रॉस वैल्यू एडेड का, जिसमें क्या किया गया, देखा गया सेवाएं क्षेत्र का कितना परसेंट, 54% है। वही उद्योग क्षेत्र का कितना है, कितना था, लगता है 26% था। उसके बाद कृषि का 20%, तो है ना प्रतिशत अधिक, दोनों का मिलाकर 46 हो रहा है, 56 हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो अमीरों की तुलना में गरीब क्या बचत करते हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से
जब वह अमीरों की तुलना में गरीब जब आ ही करेगा तो बड़ा हिस्सा करेगा तो वह भी अच्छा हो जाएगा, तो यह तो होगा नहीं। अपनी आय के बराबर बिल्कुल नहीं, अपनी आय की अपेक्षाकृत एक अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा को वो क्या करता है, बचत करता है, अपनी पूरी आय को भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सकल का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है, यानी कैसे कैसे घट रहा है। अब जीडीपी में सबसे अत्यधिक योगदान किसका है, अभी उतना क्वेश्चन जब आपका देखें हल तो उसमें आपको पता चलेगा कि सेवा का सबसे अत्यधिक योगदान जीडीपी में। उसके बाद है उद्योग का, जो द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं, उद्योग आते हैं। उद्योग में निर्माण, विनिर्माण तथा विद्युत संबंधित वे सभी इसमें आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र कृषक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष, तो जीडीपी के आकलन के लिए प्राकलन क्या कहेगा, 2011 वर्ष 11-12 को माना गया था। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसमें जो आधार वर्ष लिया गया था वही आधार वर्ष स्थिर मूल्य के नाम से जाना गया था। यानी जो मूल्यों का कीमत है, राष्ट्रीय आय में जो मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, किस प्रकार से उसका मूल्य होगा, वह दो आधार पर किया जाता है, एक स्थिर मूल्य पर यानी कांस्टेंट प्राइस पर, और एक करेंट प्राइस पर। तो मुख्यतः जो भारत का राष्ट्रीय आय निकलता है वह किस पर निकलता है, वह निकलता है कांस्टेंट प्राइस पर निकाला जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन क्या था, बिहार में जो न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाता है वह किसके आधार पर किया जाता है, वह किया जाता है करेंट मूल्य पर, करेंट प्राइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान करता है, तो जीडीपी में सबसे अधिक कौन करता है, वह तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को और क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में क्या क्या आ गया, परिवहन आ गया, संचार आ गया, व्यापार आ गया, बैंकिंग आ गया, भंडारण, ये सभी आ गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ गया, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक आ गया, निर्माण हो गया, भवन हो गया, औद्योगिक हो गया, विनिर्माण में क्या क्या हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया। उसके बाद विद्युत के क्षेत्र, गैस, जलपूर्ति, ये सभी। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, ये सभी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखिए, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा सकल घरेलू जीडीपी क्या है, यानी जीडीपी क्या है कि एक वर्ष के अंदर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य देश की सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वही कहलाता है जीडीपी। तो वही कह रहा है एक वर्ष के अंदर देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य वही होता है, जीडीपी कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बाजार मूल्य क्या होता है और साधन लागत क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। अब मूल्य ह्रास करा है, यानी मूल्य ह्रास कहने का मतलब क्या होगा, डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो अब देखिए डिप्रिसिएशन क्या होता है। अब जब हम क्या करते हैं एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीएनपी में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब जीडीपी का मौद्रिक मूल्य तथा विदेशों से अर्जित आय को शामिल कर दिया जाता है तब जीएनपी होता है, और उसी में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो क्या निकलता है एनएनपी। तो मूल्य ह्रास, तो मूल्य ह्रास में क्या होगा, इधर हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला हो गया, क्या हो गया एनएनपी बराबर हो गया जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास। तो डी इधर जाएगा, तो जब डी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएनपी। तो कौन हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद माइनस निबल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का मापन का विधि नहीं, हमने बताया था कि राष्ट्रीय आय का जो मापने का मापांकन विधि वह 3 है, जिसमें प्रोडक्शन विधि यानी उत्पादन विधि को हम लोगों ने देखा था, फिर इनकम मेथड देखा था, फिर व्यय मेथड को देखा था, मूल्यवर्धित, वही मूल्यवर्धित हो गया जो क्या होता है निर्गत होता है। तो निवेश विधि, इसमें निवेश विधि नहीं होता है। तो 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पूछ दिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर किया जाता है, तो आय और प्रोडक्शन मेथड के आधार पर, व्यय के आधार पर भारत में नहीं किया जाता है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर उत्पादन और व्यय का, उत्पादन और जो लागत का जो स्पष्ट डाटा जहाँ रहता है वहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में, निम्नलिखित में से कौन सी 42 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती राष्ट्रीय आय आकलन की पत्ती नहीं है। बताइए राष्ट्रीय आय की उत्पादन पत्ती प्रोडक्शन मेथड है, बिल्कुल है। उसके बाद व्यय पत्ती है, बिल्कुल है। उसके बाद आय पत्ती है, बिल्कुल है। तो यह मैट्रिक्स पत्ती नहीं है, तो यह हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? अब बताइए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या निकालना है? पहले आपको एनएनपी निकालना है, वही एनएनपी राष्ट्रीय आय कहलाता है। सिर्फ जो एनएनपी है, जब इसको हम क्या करेंगे, जो एनएनपी को चालू मूल्य पर जब हम लोग क्या करेंगे, चालू मूल्य नहीं बोलिए, स्थिर मूल्य पर, जब एनएनपी को स्थिर मूल्य पर उसकी गणना करेंगे तो वह राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो एनएनपी में किसे घटाया जाता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए? तो एनएनपी में किसको घटाया जाता है? मूल्यह्रास को घटाया जाता है, यानी डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? मूल्यह्रास को घटाया जाता है। नहीं, हाँ, मूल्यह्रास को घटाया जाता है ना, गलत बोल दिए हम क्वेश्चंस कर रहा है कि एनएनपी में किसे घटाया जाता है। तो हम तो एनएनपी निकालने के लिए ना नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए ना जीएनपी में क्या करते हैं? मूल्यह्रास को घटाते हैं। लेकिन एनएनपी में क्या होता है? एनएनपी निकालने के लिए मूल्यह्रास तो उसमें घटा दिए। तो जो मुख्यतः एनएनपी में होता है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, या उसमें क्या होते हैं? प्रभाव होते हैं। तो उसमें जब हम क्या करेंगे, एनएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, तब क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो यह ध्यान में रखना होगा। क्लियर है कि एनएनपी में क्या करेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय होते हैं उसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के प्रभाव सम्मिलित होते हैं। तो क्या करेंगे, एनएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे और सब्सिडी को ऐड कर लेंगे, यही होता है। तो ऐसे एनएनपी हो गया ना, तो एनएनपी में क्या करेंगे, माइनस अप्रत्यक्ष, एनएनपी में क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी और एनएनपी में किसको घटाया जाता है? अब बताइए, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए। अब अभी बताएं कि एनएनपी निकालने के लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या करते हैं? मूल्यह्रास को घटाते हैं, डिप्रिसिएशन को घटाते हैं, तो ह्रास को घटाते हैं। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जब जीडीपी में विदेशों से होने वाली सुधाई को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि एक वर्ष के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, देश की सीमा के अंदर जो मौद्रिक मूल्य का निर्धारण होता है, उत्पादन की निर्धारण किया जाता है, वह जीडीपी कहलाता है। तो उसमें जीडीपी में क्या करेंगे, जब विदेशों से होने वाले आय को अर्जित करेंगे तो जीएनपी बन जाएगा, और उसमें मूल्यह्रास को घटाएंगे तो एनएनपी मिल जाएगा। फिर एनएनपी से राष्ट्रीय आय कब निकलेगा? जब एनएनपी में मूल्यह्रास को क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। और एक बात और होगा, इस मूल्यह्रास को जो एनएनपी होता है उसकी तुलना किस पर करते हैं? साधन लागत पर किया जाता है, यानी फैक्टर कॉस्ट पर। लागत बताए थे, लागत दो प्रकार का, कौन कौन लागत? साधन लागत और बाजार लागत। साधन लागत क्या हो गया, यानी फैक्ट्री कॉस्ट, जो वस्तुओं को बनाने में जो मटेरियल लगा वह साधन लागत हो गया। उसके बाद जब इसमें सब्सिडी नहीं बोलिए, कर जब इसमें जोड़ दिया जाएगा, जब वो कस्टमर तक पहुंचेगा तो वह बाजार लागत। बाजार से याद रखिए, बाजार में जब सामान आएगा तो बाजार में सामान कब आएगा? जब उसमें टैक्स इंक्लूड रहेगा, तो बाजार लागत हो जाएगा। और ये तो हो गया लागत हो गया। और मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है? दो तरह से, अस्थिर मूल्य और चालू मूल्य, यानी कांस्टेंट प्राइस और कौन सा प्राइस? करेंट प्राइस। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो निकाला जाता है किस आधार पर? वह कांस्टेंट प्राइस पर निकाला जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। 45 देखेंगे नेक्स्ट में। 45 में कर रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। सकल का ग्रॉस हो गया, देखिए जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्यह्रास घटाएंगे, डिप्रिसिएशन घटाएंगे, तो क्या निकलेगा? यह निकलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट से राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, तो इसका दो तरह से। क्या अगर उसमें पूछ दिया जाए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय कैसे कहेंगे, अगर ऑप्शंस में दे दिया जाए कि स्थिर मूल्य पर उसको करेंगे या चालू मूल्य पर करेंगे, तब होगा तो क्या होगा? जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य लिया जाता है। तो बाजार मूल्य क्या होता है? उसमें अप्रत्यक्ष और सब्सिडी के प्रभाव सम्मिलित होते हैं बाजार मूल्य पर। इसलिए क्या होता है, वास्तव में एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जाती है। किसके आधार पर? एक होता है बाजार कीमत पर, और होता है एक साधन। बाजार कीमत यानी जो हो गया मार्केट प्राइस, और हो गया साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी का मूल्यांकन किस पर? साधन लागत पर किया जाता है, तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर वही एनएनपी में क्या करेंगे, अगर एनएनपी में डायरेक्ट पूछ दिया है किसको घटाने से प्राप्त होगा, तो इसमें क्या करेंगे, किसको घटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, क्योंकि एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर
और सब्सिडरी के प्रभाव दोनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखिए, किसी देश की निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। एनएनपी देखिए सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? मूल्य ह्रास को घटाकर। तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और डी देखिए समान है, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, तो वही होगा। डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास वही होता है। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है? जब वस्तुओं का उपयोग करने टाइम में, जब उसमें उपयोग करते करते उसमें क्षति होता है, घिसता है, तो उसमें जो क्षति होता है तो उसके अनुसार उसका रेट कम होता है। इसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उसी को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में, आर्थिक विकास सर्वोत्तम सूचांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचांक उपलब्ध किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक विकास, कोई भी देश का अगर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचांक देखना हो तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शंस पढ़िए, डी से पढ़िए। भुगतान संतुलन की स्थिति आधार में सुधार पर, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा। नहीं, अगर आर्थिक सर्वोत्तम अगर वेस्ट वहाँ पर देखना है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा पता चलेगा कि वहाँ का सर्वोत्तम सूचांक उपलब्ध कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त है। हाँ, ए नहीं होता तो बी हो सकता था, लेकिन ए है तो वह उसका उपयुक्त डाटा है। नेक्स्ट देखिए 48 में, 48 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ किसकी जीडीपी का हिस्सा होगा? अगर भारतीय मछुआरा, बताइए आप कि क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में जाकर मछली पकड़ता है, तो वह क्या होगा? भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा, क्योंकि वह भारत के द्वारा क्या किया गया है? पकड़ा गया है। तो जो भी उससे व्यय होगा, आय होगा, वह भारत की जीडीपी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता? अब आप बताइए, आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? किराया को, मिश्रित आय को, पेंशन को, अवितरित आय को। तो हमने बताया था कि जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वह 3 आधार पर होता है। कौन कौन बताए थे? एक प्रोडक्शन के आधार पर, एक इनकम के आधार पर, और एक व्यय एक्सपेंडिचर के आधार पर। तो आय विधि है। तो आय विधि में क्या होता है? तो आय विधि में कहा गया है, कौन कौन? डॉक्टर बॉले और रॉबर्टसन के अनुसार कहा गया है कि आय गणना विधि के अंतर्गत सरकार यानी आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों के आय को जोड़ा जाता है। तो आयकर कौन कौन देगा? आप ही बताइए। जो पेंशन है, जो पेंशन जो उठाएगा वो ऑलरेडी उसका सरकार उसमें टैक्स आती ही आती है। उसके बाद अवितरित आय, अवितरित आय को रहने देते हैं। मिश्रित आय, अब मिश्रित आय में हो गया सभी तरह के जो आय कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से कर रहा हो, चाहे वो ठेला लगा रहा हो, कोई भी आय कर रहा हो, तो अगर वह उसके सरकार के मापदंड से आगे पीछे होगा तो वह उसका निर्धारण किया हुआ है। अब किराया है, अब किराया वह ले रहा है, अब पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा कर रहा, उसका भी सरकार के द्वारा मापदंड निर्धारित किया, कितना से कितना तक क्या किया जाएगा। अवितरित आय, अब जो आय अवितरित है, जिसको वितरित किया ही गया नहीं है, सरकार की नज़र में है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो उस पर टैक्स कभी आएगा। तो यही होता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया गया? अवितरित आय को शामिल नहीं किया गया। आंसर यही होगा, शामिल नहीं किया। अगर पूछता कि कौन सा नहीं होता तो भी अवितरित होगा, क्योंकि आय विधि में कौन कौन? डॉक्टर बॉले और रॉबर्टसन के अनुसार कह दिया है कि गणना विधि के अंतर्गत आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 में, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षाकृत होता है? कहता राष्ट्रीय आय का अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना, आयात मूल्य को घटाया जाना। निर्यात मूल्य को, सही बात है। क्या होता है जब राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है तो किस प्रकार से किया जाता है? पहले तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आप ये जान लीजिए एनएनपी निकालना होता है। तो एनएनपी निकालने के लिए क्या होता है? जीडीपी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर जीएनपी का होता है। जब जीडीपी में क्या होता है? विदेशों से होने वाले अर्जित आय को जोड़ा जाता है। तो विदेशों से होने वाले अर्जित आय में वो सभी चीज़ आ जाएंगे जो देश के बाहर निर्यात किए जाते हैं, फिर जो आयात किए जाते हैं। तो जो निर्यात किया गया उसका मूल्य कितना हुआ, जितना भी डॉलर हुआ, मान लेते हैं $500 हुआ, और आयात मूल्य को घटाएगा, मान लेते हैं $400 हुआ, तो $100 बेनिफिट हुआ। तो उसके क्या कहता है? तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, यही इसको क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में जीडीपी का अहम योगदान है, वहीं से फिर उसमें विदेशी आय को सम्मिलित किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें मूल्यह्रास को घटाकर वहाँ तक पहुँचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद
इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसका किसका मुद्रा मूल्य है? जीडीपी। सेवाओं एवं वस्तुओं के स्टॉक का एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का आप बताइए। यह थोड़ा सा उपयुक्त लग रहा है, आगे भी पढ़ लीजिए। केवल बाजार मूल्य के लिए उत्पादित वस्तुओं का, ऐसा तो नहीं है ना केवल बाजार मूल्य के लिए, बाजार के लिए अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का नहीं। तो एक वर्ष के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है वही कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। और वह जो होना चाहिए देश के सीमा के भीतर होना चाहिए, यानी देश की सीमा के बाहर की जाने वाले आर्थिक गतिविधियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 52 में किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय क्या होता है? सरकार का वार्षिक राजस्व। क्या ऐसा आपको दिखा कहीं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कोई वार्षिक राजस्व लिया जाता है? उत्पादन कार्यों का फल। हाँ, ये चीज़ जरूर देखने को मिला कि जो उत्पादन कार्य है, जिसमें हम लोगों ने जीडीपी के बारे में देखा था, उसमें क्या देखा था कि एक वर्ष के अंदर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के जो उत्पादन है, यानी सभी का योगफल है, उसका मौद्रिक मूल्य, तो वही करा उत्पादन कार्यों का योगफल। जो उत्पादन किया गया उसके कार्य हुआ, जो इससे उसका मौद्रिक मूल्य निर्धारण हुआ। तो यह थोड़ा पर्याप्त आंसर लग रहा है। आगे पढ़िए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिशेष। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष लिया गया। निर्यात में आयात घटाकर। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ निर्यात से आयात घटाकर राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया गया। तो पर्याप्त इस चारों में से आंसर है कि उत्पादन कार्यों का योगफल। हाँ, आयात से निर्यात से आयात घटाकर हुआ, उसमें घटक जरूर शामिल है, लेकिन यह इसका पर्याप्त आंसर नहीं कि राष्ट्रीय आय होता है। तो उत्पादन कार्यों का योगफल यह सही है, चाहे वो निर्यात करिए चाहे वो आयात करिए, जितना भी आप कार्य किए हैं उत्पादन से रिलेटेड वो सभी इसमें आ जाएगा। तो बी नंबर उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिए 53 में, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? कह रहा व्यय विधि के माध्यम से। अब हम लोगों ने पढ़ा था, पहले याद करिए कि राष्ट्रीय आय का तो निर्धारण 3 विधि से किया जाता है। तो उसमें ये कह रहा है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल होता है। अब जीएनपी निकलता कैसे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि जब जीडीपी में क्या करते हैं, यानी जीडीपी में विदेशों से होने वाले अर्जित आय को शामिल करते हैं। तो विदेशों से होने वाले शुद्ध आय, अर्जित आय शुद्ध आय बोलिए, तो विदेशों से होने वाले शुद्ध आय मुख्यतः 3 प्रकार से आता है। किस प्रकार से आ सकता है? एक तो जो आयात निर्यात किए वो घटा कर निकालेंगे, फिर एक निजी प्रेषण के द्वारा। निजी प्रेषण में क्या हो गया, जिसमें भारत के नागरिक विश्व के अन्य देश में काम करते हैं, उसी प्रकार जो अन्य देश के नागरिक हो भारत में काम करते हैं, जो आपस में उनका लेन देन होता है उसके द्वारा। फिर विदेशी ऋण पर ब्याज प्राप्त, जो विदेश भारत को ऋण देता उससे जो ब्याज प्राप्त होता है, सॉरी भारत देता अलग देश को तो वो ऋण होता है, फिर अदर देश भी देता है भारत को। तो दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जितना वो दिया और जितना हम दिए दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद विदेशी अनुदान, जो विदेशों के द्वारा अनुदान आता है, यानी ग्रांट्स मिलते रहता है धीरे धीरे, कभी किसी क्षेत्र के लिए कभी क्षेत्र के लिए। तो ये हो गया। तो क्या होता है, जब ये सभी चीज़ें जब जीडीपी में विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर प्राप्त किया था तो वह जीएनपी कहलाता है। तो अब बताइए कि जीएनपी में क्या क्या शामिल हो गया। सकल घरेलू एवं निजी निवेश, सकल घरेलू निजी निवेश, चलिए इसको रहने देती है। निवल विदेशी निवेश, निवल विदेशी निवेश शामिल है, बिल्कुल शामिल है। चलिए आगे पढ़िए। मूल्यह्रास व्यय, इसको रहने दीजिए। निजी उपभोग व्यय, अब क्या निजी द्वारा जो किया हुआ उपभोग व्यय है वह शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर सकल घरेलू में निजी निवेश है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मूल्यह्रास का जो व्यय है वह उसमें शामिल नहीं होता है जीएनपी में। और जब जीएनपी में क्या करते हैं, मूल्यह्रास को घटाते हैं तब एनएनपी निकल जाता है। तो आशा करते हैं यह तीनों शामिल होगा, यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही एनएनपी रहता तो हो जाता मूल्यह्रास। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग है। अब जीडीपी का सबसे बड़ा किस में है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में, रक्षा एवं लोक प्रशासन में, सेवा क्षेत्र में। तो जीडीपी का सबसे बड़ा भाग है वह सेवा क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन सा आता है, जिसे तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र का ही दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन आते हैं, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, भंडारण हो गया, ये सभी क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आते हैं। वही होटल हो गया, होटल से रिलेटेड रियल एस्टेट जितना भी हो गया वह सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और आपको समझाने की कोशिश किया कि, तो आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अन्यथा कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड थोड़ा सा अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा है तो थ्योरी के क्लास में जा सकते हैं, अन्यथा वहाँ से भी अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं हो रहे हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस
या कन्फ्यूजन्स बच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, आपको 100% कोऑपरेट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।